सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अ का मतलब होता है नहीं, और पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ। गद्य का मतलब होता है कहानी, यांश का मतलब कहानी का अंश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नहीं पढ़ा गया है कहानी का अंश, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। नहीं पढ़ा गया है। अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, जो पहले हम लोग नहीं पढ़े हैं उसे अपठित कहेंगे। आ का मतलब नहीं होता है और पठित का मतलब पढ़ा गया। ठीक है, तो जो हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं उस वो गद्यांश को हम लोग अपठित गद्यांश कहेंगे। पिछले पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्यांश का मतलब होता है कहानी का अंश और पद्यांश का मतलब होगा कविता का अंश। ठीक है, चलिए अब गद्यांश आप लोग पहले की कक्षाओं में जितना भी परीक्षा हुआ है उसमें गद्यांश से क्वेश्चन तो आता है, पद्यांश से क्वेश्चन आता है। तो उसको बनाने के क्या क्या नियम है, क्या क्या हमको पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखना होता है, और दूसरा विकल्प वाला प्रश्न होता है जो विकल्प सही विकल्प को चुनकर हमको उत्तर लिखना होता है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। ठीक है, जो छोटा सा आंसर लिखना होता है हमको उसी में से चुनकर। और दूसरा होता है विकल्प वाला प्रश्न। 4 विकल्प होते हैं उसमें, जिसमें हमको सही वाला विकल्प चुनना होता है उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो आप सब जितना भी एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें गद्यांश से क्वेश्चन आता ही है। इसको बनाने के क्या क्या नियम है, हमको पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, चलिए हम लोग जानते हैं। गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ ले। जो गद्यांश दिया गया पहले उसको 3 बार पढ़िएगा और अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि क्या कहना चाहता है। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिसमें गद्यांश का मूल भाव हो और उद्देश्य प्रकट हो। ऐसा नहीं कि बस ऊपर वाला लाइन हम शीर्षक बना दिया और लिख दिया, नहीं। ऐसा शीर्षक देंगे जो पूरा गद्यांश को मूल भाव, ठीक है, और उद्देश्य बताता हो। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अमनाय और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित्र में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रम्यता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री में जानवी जल लाकर दक्षिणी में। ठीक है, इस गद्यांश को आप लोग भी पढ़िए। इसके बाद है सीमा में, दक्षिणी में सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ है। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों में गाया जाता है। ठीक है, ये गद्यांश को हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े, 2 से 3 बार पढ़िएगा। उसके बाद जो भी इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे उसको प्रश्न को भी अच्छा से पढ़िएगा और क्या पूछ रहा है पहले जानिएगा। ठीक है, देखिए सभी ग्रंथों में पहला प्रश्न था हमारा, सभी ग्रंथों ने कहाँ से प्रेरणा ली? तो उत्तर होगा सभी काव्य ग्रंथों ने कहाँ से प्रेरणा ली? रामायण से और महाभारत से। ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहाँ मिलता है? इसका उत्तर होगा उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक
दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरितमानस में मिलता है। ग का क्वेश्चन, तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना भी निहित है, यही इसकी विशेषता है। चौथा क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़े थे कि पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। उसके बाद अंगा का क्वेश्चन है कि विलोम शब्द लिखिए, प्राचीन का और धूमिल का। तो प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना, तो उसका विलोम उल्टा क्या होगा, नया नवीन। धूमिल का मतलब होता है गंदा, तो उसका उल्टा क्या होगा, उज्जवल मतलब सफ़ेद। ठीक है। ज का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का कोई उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ शीर्षक का बात है, तो शीर्षक पूरे गद्यांश को पढ़कर मूल भाव क्या निकला हमारा, भारतीय धर्म और साहित्य। अब हम लोग जानते हैं अपठित काव्यांश किसे कहते हैं। तो अपठित गद्यांश हम लोग जान चुके हैं, उसमें जाने कि अपठित किसे कहते हैं। अ का मतलब नहीं और पठित का मतलब पढ़ा हुआ। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ा हुआ है उसे अपठित कहेंगे। काव्यांश मतलब कविता का अंश, तो जो काव्यांश पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। ठीक है, इसको बनाने के पहले भी हमको बहुत सारी बातों को ध्यान देना होगा। अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है, अथवा काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। इसमें भी दो तरह के प्रश्न आते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जो उसी में से उत्तर ढूंढकर लिखना होता है, और दूसरा होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प होता है और जो याद रखना होगा अपठित काव्यांश को बनाने के पहले। देखिए चलते हैं। सबसे पहले अपठित काव्यांश को भी 2 से 3 बार पढ़ें ध्यान से। काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ लें कि कविता क्या कहना चाह रहा है, वो हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दें। ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर बड़ा नहीं देना है, छोटे भाषाओं में अच्छा देना है। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्प को ध्यान से पढ़ें, समझें, तभी उत्तर दें। यदि काव्यांश का शीर्षक लिखना हो तो पहले मूल भाव को समझें, उसका उद्देश्य को समझें, उसके बाद क्या प्रकट कर रहा है, क्या हमको बताना चाह रहा है, शीर्षक वही होगा। ठीक है, शीर्षक देने के पहले आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा कि कविता का मूल भाव क्या है और उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं कि कविता का पहला पंक्ति हम लोग शीर्षक बना दिए, ये गलत होता है। चलिए हम लोग उदाहरण में देखते हैं। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो, आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, करना जो करना हो करो अभी कल क्या जाने, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, ठोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे, तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। इस कविता को आप लोग को 2 से 3 बार अच्छा से पढ़ना है। कितना बार, 2 से 3 बार अच्छा से आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ोगे। उसके बाद इसका मूल भाव क्या निकल रहा है, ठीक है, वो समझोगे, तब दिए गए प्रश्नों के उत्तर दोगे। कवि किस में मन लगाने की बात कह रहा है, तो कवि हमें उस काम में मन लगाने की बात कर रहा है जो काम हमें करना चाहिए, जो हमको करना है उसमें मन लगाने की बात कह रहा है। तो इसका उत्तर होगा काव्यांश में अपने पर, खुद पर विश्वास रखने तथा संदेह को भगाने के लिए कहा गया। जो हमारे मन में संदेह शंका होते रहता है उसको भगाने के लिए कहा गया। तीसरा है, हमसे बहाने कौन करवा रहा है, तो इसका उत्तर होगा हमारे अंदर का जो आलस है, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीर अस्तो महारिपु, मतलब हमारे आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन होता है, वो आलस ही करवा रहा है। चौथा है, मनुष्य किसे खोकर हमेशा पछताता है, तो मनुष्य सुसमय अर्थात अच्छे अवसर को खोकर हमेशा पछताता है। जैसे समय, समय मूल्यवान है, समय को खो दोगे तो पछताओगे।
अंगा का क्वेश्चन है, हम कवि हमें कैसा काम करने की शिक्षा दे रहा है। कवि हमें ऐसा काम करने की शिक्षा दे रहा है जिसके करने से संसार भी सुखी रहे और हम भी सुखी रहें। ठीक है, तो आप लोग आज इस वीडियो में पढ़े कि अपठित काव्यांश किसे कहते हैं, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। और अपठित गद्यांश में हम लोग पढ़े, अ का मतलब नहीं, पठित का मतलब पढ़ा गया। तो जो नहीं पढ़ा गया है, गद्यांश का मतलब होता है कहानी का अंश। ठीक है, गद्य का अंश। पद्यांश का मतलब होता है पद का अंश, यानी कविता का अंश। तो अपठित का मतलब जो पढ़ा नहीं गया हो, कहानी का अंश, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। और जो कविता का अंश पढ़ा ना गया हो, उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। इसको बनाने के पहले क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखना, वो हम सीखे। पहले काव्यांश हो या गद्यांश अच्छा से 2 से 3 बार पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद उसको समझना होगा कि उसका मूल भाव क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों को भी अच्छा से समझना होगा और प्रश्नों का उत्तर उसी में से ढूंढ कर भी लिखना होगा। और अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है तो विकल्प को भी समझना होगा, तब वो सही विकल्प चयन करके हमको। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों को समझेंगे और उत्तर देंगे। और एक बात और, शीर्षक देने के पहले हम लोग को पूरा मूल भाव समझना होगा, उस गद्यांश का उद्देश्य समझना होगा, काव्यांश का उद्देश्य समझना होगा, तब हम लोग शीर्षक देंगे। ऐसा नहीं कि पहला लाइन उठा के हम लोग शीर्षक बना दें। ठीक है, तो आप सबको इस वीडियो से क्या सीखे, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, अपठित काव्यांश किसे कहते हैं, अपठित गद्यांश काव्यांश बनाने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, जो पूरा हम लोग मार्क्स उठा सके। और एक एक उदाहरण देखें हम लोग, एक गद्यांश का क्वेश्चन बनाए और एक पद्यांश का। ठीक है, तो आप सबको वीडियो समझ में आया कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और काव्यांश किसे कहते हैं। चलिए, धन्यवाद।